सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीएल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। भैया हमारा जो है यहाँ पर टीएम जो है वो चल रहा था, ट्रेडमार्क लॉ। और यहाँ पर हमारा आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा मजेदार टॉपिक जो है वो रहेगा लाइसेंसिंग ऑफ टीएम। ट्रेडमार्क की लाइसेंस का क्या प्रोसेस है ये जो है फटाक से हम देख लेते हैं। हमने कई तरीके के यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट करा दिया, रेमेडीज दिलवा दी, सब दिलवा दिया। पिछली वीडियो में नहीं देखा, देख लो जाके। लाइसेंसिंग की बात करते हैं। In simple term, licensing of TM means the permission grant by the proprietor of the mark to the third person to use the mark with or without condition of restriction। तो जो proprietor है ट्रेडमार्क का, उसने जो है लाइसेंस दे दिया है किसी थर्ड पर्सन को कि ले भाई पकड़िए मेरा कागज और पकड़िए मेरा ट्रेडमार्क, इसको तू इस कंडीशन में जो इस तरीके से यूज कर सकता है। क्या है वो आगे देखते हैं। तो विद और विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ भी कर सकता है, किसी कंडीशन के साथ भी वो दे सकता है उस ट्रेडमार्क को यूज करने के लिए, या फिर ले भाई तू पकड़ और जो तेरे मर्जी में आता है वो कर तू इस ट्रेडमार्क के साथ, वो चीज भी हो सकती है। सेक्शन 48 जो है कह रहा है रजिस्टर्ड यूजर कौन है। अ पर्सन मे बी रजिस्टर्ड एज द रजिस्टर्ड यूजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 49 कह रहा है, ये हो गया। सेक्शन 49 कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क। द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर एंड द रजिस्टर्ड यूजर शैल जॉइंटली मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द रजिस्ट्रार गिविंग पर्टिकुलर्स। तो रजिस्टर्ड यूजर और जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर है, ये दोनों जो है जॉइंटली एक एप्लीकेशन देंगे। किसको? रजिस्ट्रार को। क्या होगा एप्लीकेशन के अंदर? द अग्रीमेंट इन राइटिंग एंटर्ड इनटू बिटवीन द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर एंड द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड यूजर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। वो प्रपोज्ड हो गया ना, अभी तो बात चल रही है, अभी तो देगा वो लाइसेंस उसे। तो ये दोनों कर देंगे, भाई मैं हूँ ओरिजिनल इसका रजिस्टर्ड और ये अब ये जो यूजर बन सकता है इसका यूज करने के लिए। किसको दे रहे हैं? रजिस्ट्रार को दे रहे हैं सारी एप्लीकेशन के अंदर लिख के। एन एफिडेविट मेड बाय द प्रपोज्ड रजिस्टर्ड यूजर ऑफ द ट्रेडमार्क गिविंग। इसके अंदर एक एफिडेविट लगेगा। कौन देगा? रजिस्टर्ड यूजर, जो प्रपोज रजिस्टर्ड यूजर है, प्रॉपर्टर नहीं, रजिस्टर्ड यूजर जिसको देना है हमने, ऑफ द ट्रेडमार्क गिविंग पर्टिकुलर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रजिस्टर्ड यूजर एंड द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कितना ज्यादा गजब बचड़ नहीं हो रहा। देखो कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड यूजर जो है मतलब पर्टिकुलर भर के देगा। कौन? रजिस्टर्ड यूजर एंड द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर के बीच का जो है क्या संबंध है, ठीक है, ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क। Starting the goods or services in respect of which the trademark is permitted to be used by the registered user, starting कह रहा हूँ, stating the goods and कौन कौन से goods and services के रिगार्डिंग जो है ये सारी चीज़ें बात हो रही है लाइसेंसिंग की। ये ट्रेडमार्क को कहाँ कहाँ तुम यूज़ कर सकते हो, कौन से गुड्स कौन से सर्विस पे यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें लिख के बताओ। किसको? रजिस्ट्रार को। Stating the conditions or restrictions as टू द मोड और प्लेस ऑफ परमिटेड यूज ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये भी बता दो कि क्या पूरी दिल्ली में यूज हो सकता है, या पूरे भारत में यूज हो सकता है, या पूरे विश्व में यूज हो, ये कुछ एरिया हो वो बता दो। तो ये सारी चीजें। हाँ, सेक्शन 50 जो है वो ये कह रहा है पावर ऑफ रजिस्ट्रार फॉर वेरिएशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रजिस्टर्ड यूजर ऑन इट्स ओन मोशन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। किसी के थ्रू भी कर सकता है, या तो वो खुद उसको लग रहा है कि नहीं यार ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, तो वो रोक दे रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को, या फिर किसी के कंप्लेंट पर एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। सेक्शन 51 कह रहा है रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर। तो रजिस्ट्रार के पास पूरी पावर है कि कोई बुला सके वो रजिस्टर्ड यूजर को कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तूने नहीं भरी, क्या कर रहा है यार तू, आ भर इसको। तो रजिस्ट्रार में आस्क फॉर कंफर्मेशन of the enforcement of the agreement between the registered proprietor and the registered user within respect of with the respect to the use of the registered trademark। ठीक है, वो कंफर्म कर सकता है कि भाई ठीक है ये सब, तभी मैं इसको एनफोर्स करूँ। The registered proprietor has to provide the confirmation within 1 month of the receiving the notice from the registrar। तो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर है, जो ओरिजिनल था जिसका ट्रेडमार्क, उसके पास 1 महीने का समय है जब से वो नोटिस क्या पहुंचा कि भाई बता दो, ये कंफर्म कर दूं मैं इसको, नहीं तो फिर मैं एनफोर्स कर दूं। उसके पास 1 महीने का समय, 1 महीने में वो बोल दे हाँ भाई एनफोर्स कर दो, ये जो है ट्रांसफर मैं इसको कर रहा हूँ, यूज लाइसेंस दे रहा हूँ इसको यूज करने के लिए, दे दो भाई, कर दो। सेक्शन 52 कह रहा है पावर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क टू टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जो अभी जो रजिस्टर्ड यूजर हुआ है, जो थर्ड पार्टी जब इसको मिल चुका है, तो वो जो है अब इसके अंदर प्रोसीडिंग अगर चल रही है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो उसके अंदर आ सकता है क्या? रजिस्टर्ड यूजर ऑफ ट्रेडमार्क हैज द पावर टू कॉल अपॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियर ऑफ द ट्रेडमार्क टू टेक प्रोसीडिंग टू प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। तो रजिस्टर्ड यूजर जो है वो ट्रेडमार्क का, उसके पास पावर है कि वो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टर जो ओरिजिनल ओनर था उसको बुला सके
किसी भी अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रही है ट्रेडमार्क या कुछ इस तरीके की, तो उसके पास पावर है ओरिजिनल ओनर को बुलाने की, ये जिसका वो ओरिजिनल था। सेक्शन 53 कह रहा है परमिटेड यूजर नॉट टेक प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। तो अ परमिटेड अनरजिस्टर्ड यूजर shall have no right to initiate any proceeding for the infringement। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसके पास कोई हक नहीं है कि वो किसी भी इसके अंदर जो है इन्फ्रिंजमेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग के अंदर आ सके, इनिशिएट कर सके। सेक्शन 54 कह रहा है रजिस्टर्ड यूजर नॉट टू हैव द राइट ऑफ असेसमेंट और असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। तो रजिस्टर्ड यूजर के पास ये भी कुछ ऐसे राइट नहीं है कि वो किसी को और को असाइन कर सके या ट्रांसमिट कर सके। सेक्शन 55 कह रहा है यूज ऑफ वन ऑफ द एसोसिएट और सब्सटेंशियली आइडेंटिकल ट्रेडमार्क इक्विवेलेंट टू यूज ऑफ अनदर। तो यूज ऑफ वन और एसोसिएट और सब्सटेंशियली आइडेंटिकल ट्रेडमार्क को भी जो इक्विवेलेंट टू यूज ऑफ अनदर भी जो है ये कर सकते हैं। अब एक मिनट, वीडियो बड़ी तो नहीं बनी ना, चलो कंटिन्यू रखते हैं इसको फिर। अब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड IPAB जो है वो क्या कह रहा है, मतलब ये कौन सी बोर्ड है ये देख लेते हैं। सेक्शन 83 कह रहा है रिक्वायर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एन अपीलेट बोर्ड टू बी नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन इट अंडर द एक्ट। तो ये एक बोर्ड बनाई गई है जो अपने एक्सरसाइज करेगी जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी किसके अंदर, इस एक्ट के अंदर। कंपोजिशन क्या है इसकी, जो IPAB है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड जो है, इसकी कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन होगा इसके अंदर, वाइस चेयरमैन होगा और नंबर ऑफ अदर मेंबर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी ऑफ द AB अपीलेट बोर्ड मे बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस। ठीक है जी, तो जिसकी जो भी इसकी है मतलब एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखे अपने हिसाब से। क्वालिफिकेशन क्या होगी इनकी मेंबर्स वगैरह की, एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा। ठीक है, मेंबर्स की बता रहे जो नंबर ऑफ अदर मेंबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक टेक्निकल मेंबर होगा। शेल सिट एट सच प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले यहाँ पर बैठ वहाँ पर बैठ। तो वहाँ चेयरपर्सन की क्या होगी क्वालिफिकेशन, चेयरपर्सन जो है इन एडिशन टू डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ जो जुडिशियल मेंबर टेक्निकल मेंबर, चेयरपर्सन जो है उसके पास पूरी पावर है कि वो जो है किसी भी फंक्शन जो भी एक फंक्शन के लिए बनाए गए हैं, मतलब टेक्निकल मेंबर हो गए, जुडिशियल मेंबर हो गए, इनके जो है फंक्शंस को डिस्चार्ज करा सकता है। ठीक है जी, ट्रांसफर अ मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, ये भी इसके पास पावर है, किसके पास, चेयरमैन के पास। और चेयरमैन के पास एक और पावर है, अथराइज द वाइस चेयरमैन द जुडिशियल मेंबर और द टेक्निकल मेंबर अपॉइंटेड टू वन बेंच टू डिस्चार्ज आल्सो द फंक्शन ऑफ द जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर ऑफ द अनदर बेंच। तो ये भी कर सकते हैं। सेक्शन 84 कह रहा है वेयर एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी मैटर including an appeal under section 91 falls within the purview of the business allocated to the bench, the decision of the chairperson shall be final। तो chairperson का जो decision होगा final होगा, obviously यार इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा है, understood है। सेक्शन 84 के 6 का कह रहा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर इनके ओपिनियंस के अंदर डिफरेंस आ जाए तो क्या करा जाए। तो वेयर द मेंबर्स ऑफ द बेंच डिफर इन ओपिनियन on any point they shall state the point to which they differ and make a reference to the chairperson। तो जहाँ पर मेंबर्स के अंदर भिड़ंत हो जाएगी कि नहीं यार ये ऐसा होना, ये ऐसा होना, ये तो वो जो है बना के चेयरपर्सन को दे दे और वो देखेगा फिर। सेंड द चेयरपर्सन शैल ईदर हियर द पॉइंट्स हिमसेल्फ और रेफर्स द केस फॉर हियरिंग ऑन सच पॉइंट बाय वन और मोर ऑफ द अदर मेंबर्स एंड सच पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। या तो वो खुद ही देख ले चेयरपर्सन, अगर उसे समझ आ रहा है कि नहीं यार ये वाला बंदा सही कह रहा है तो खुद काट रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है, तो खुद कर दे। या फिर एक वोटिंग सिस्टम का बना ले कि बाकी जो मेंबर्स है सबके सामने प्रॉब्लम रखे और भाई तुम सारे मेंबर्स जो है बताओ, हाँ भाई तू बता क्या कहता है, अच्छा इसकी सही है तू बता भाई, अच्छा इसका सही है तू बता इसका सही है। इस तरीके से करके वो वोटिंग करके जो हिसाब लगा ले कि जिसकी मेजोरिटी वोट आ गए उस बंदे को सही कर दो, मतलब उसका ओपिनियन सही कर दो। ठीक है, सेक्शन 91 कह रहा है अपील्स टू AB। अब अपीलेट बोर्ड के पास अपील्स कैसे, अपील टू AB फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार। तो जो रजिस्ट्रार के पास जो डिसीजन आए हैं उसको जो है तुम कर सकते हो कहाँ पर, अपील इसमें। इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर अग्रीड बाय एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द रजिस्ट्रार मे प्रेफर एन अपील टू द AB विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन बॉट टू बी अपील्ड अगेंस्ट द कम्युनिकेटेड टू द सच पर्सन प्रेफरिंग द अपील। तो वही चीज़ हो गई, जब से डिसीजन आ गया उसके बाद 3 महीने का तुम्हारे पास समय है कि तुम अपील कर सकते हो इस बोर्ड के अंदर। किसके अगेंस्ट, रजिस्ट्रार के डिसीजन के अगेंस्ट। An appeal may be admitted after the expiry of the period of the appellant satisfy the AB that he had sufficient cause for not preferring the appeal।
वही चीज़ हो गई, अगर कोई ऐसा रीज़न दे दे कि नहीं सर मैं तो घर में गया होगा था, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, मैं मरने की हालत में था, या फिर मैं बाहर था, मैं आ नहीं पाया, फ्लाइट डिले हो गई, कुछ ऐसा कुछ रीज़न दे दे जहाँ पर अपीलेट बोर्ड मान सकते हैं और फिर एक्सपायरी पीरियड के बाद मतलब 3 महीने के बाद भी जो है वो एंटरटेन कर सकती है उस अपील को। अब जो है यहाँ पर सेक्शन 93 देख लेते हैं। नो कोर्ट और अदर अथॉरिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एनी जुरिडिक्शन पावर और अथॉरिटी इन रिलेशन टू द अफोरसेड मैटर। तो जितने भी ऊपर हमने डिस्कशन करा है, यहाँ पर कोई भी कोर्ट जो है उसके पास पावर नहीं है ऐसे मैटरों के अंदर डिसाइड करने का, ये यही अथॉरिटीज बनी है स्पेशल इसी ट्रेडमार्क के लिए। पावर्स ऑफ एपिलेट बोर्ड। सेक्शन 92 कह रहा है मेक्स इट क्लियर दैट द एबी इज नॉट टू बी बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सीपीसी, और ये सब है टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब तो करना ही है। सीपीसी से बाउंड नहीं है लेकिन नेचुरल जस्टिस वगैरह को तो फॉलो करना ही है। द बोर्ड हैज द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग द फिक्सिंग ऑफ प्लेस एंड द टाइम ऑफ हियरिंग, ये सब जो है वो बता सकता है, ये तो सब पावर है इसके बाद। द बोर्ड हैज द सेम पावर एज ऑल वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द सीपीसी। सारी पावर सिविल कोर्ट वाली है, मतलब समन करना किसी को, वो सब सेम है लेकिन बाउंड नहीं है सीपीसी से। इंटरिम ऑर्डर जो है पास कर सकते हैं। नो इंटरिम ऑर्डर वेदर बाय वे ऑफ इंजंक्शन और स्टे और इन एनी अदर मैटर इज टू बी मेड ऑन द अपील अनलेस कर सकता है लेकिन इन केस में नहीं करेगा ये क्या इंटरिम ऑर्डर। Copies of such appeal and all document in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such appeal is made or proposed to made. Furnished पहले कर दिया। या opportunity is given to such party to be heard in the matter, पूरी opportunity मिली है। तो सेक्शन 96 कह रहे ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, क्या ये पावर है इनमें? बिल्कुल है। इट एम्पावर द चेयरपर्सन टू, अभी तो पीछे पड़ा है, इट एम्पावर द चेयरपर्सन टू ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग बिफोर वन बेंच फ्रॉम डिस्पोजल टू एनी अदर बेंच, एनी other bench either on the application made by one of the parties or after hearing them or on its own motion। अगर वो खुद चाहेगी यार इस बेंच के बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पा रहा, दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दो, या फिर कोई पार्टी ने बोला कि सर ये बेकार चल रहा है यहाँ, दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर दो, वहाँ पर चल जाएगा, तो वो चीज़ होगी। सेक्शन 97 कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर डील्स विद द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन मेड टू एबी। ठीक है जी, ये सेक्शन रेक्टिफिकेशन से डील कर रहा है। और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर और जजमेंट ऑफ द एबी relating to the registered trademark is to be communicated to the registrar by the board। ठीक है जी, जो भी सर्टिफाइड कॉपी है हर ऑर्डर की जजमेंट की जो एबी ने बनाई है रिलेटिंग टू द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क, ये सबको भेजे वो रजिस्ट्रार को एक कॉपी, communicated to the registrar by the board। The registrar is to give effect to the order of the board and shall amend the entries in the rectify the register according to such order। तो एबी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसको रजिस्ट्रार को, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सारा कुछ मॉडिफिकेशन है जो भी करना है वो कर दे। सेक्शन 98 कह रहा है अपीयरेंस ऑफ रजिस्ट्रार इन लीगल प्रोसीडिंग, क्या लीगल प्रोसीडिंग में रजिस्ट्रार आ सकता है? इट एम्पावर्स द रजिस्ट्रार टू अपीयर बिफोर द अपीलेट बोर्ड, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। द रजिस्ट्रार हैज द राइट टू अपीयर एंड टू बी हर्ड, दोनों हो गए। लीगल प्रोसीडिंग बिफोर द एबी इंक्लूड ऑल्टरेशन और रेटिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं इसमें ये। अपील टू द बोर्ड फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार on an application for the ratification of the trademark, registration of the trademark, application for registration के लिए भी ये आ सकता है। which is not opposed by the application either refused by the registrar or accepted by him subject to any amendment modification, कुछ amendment या modification है इसलिए रजिस्ट्रार ने ना accept करी ना reject करी, वो तुमने अपील कर दी ऊपर। या which has been opposed and the registrar considered that the appearance is necessary इन द पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर उसने इसलिए अपोज करा उस रजिस्ट्रेशन के लिए कि भाई अपीयरेंस होनी चाहिए पब्लिक के अंदर। द रजिस्ट्रार में अपीयरिंग सबमिट द स्टेटमेंट राइटिंग साइंड बाय हिम, वो सब भी जमा करने आ रहा है। सेक्शन 19 कह रहा है कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रार इन प्रोसीडिंग, द रजिस्ट्रार शैल नॉट बी ऑर्डर टू पे द कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, तो रजिस्ट्रार को नहीं पार्टीज को ही पैसा देना पड़ेगा। वीडियो को यहीं बंद करते हैं, आगे जो है डोमेन और ये बाद में करेंगे कवर। ठीक है जी, तो अभी इस वीडियो के अंदर यही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी ताकि उस चीज़ को आप अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है वो डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लेकर वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है,
और कॉल मी फॉर ऐप का, कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करो, प्रतीक शर्मा सर्च करो, वहाँ पर सीधा, या BVLLB यहाँ सर्च कर लो, वहाँ पर सीधा मेरे को सीधा कॉल के थ्रू जो है बात कर सकते हो। बाकी भाई सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी बेल आइकन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।